दिल्ली का शराब नीति घोटाला क्या है? शराब नीति घोटाला क्यों आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, और क्यों बीजेपी कह रही है कि अगर इतने पाक साफ हो तो फिर जांच में शामिल क्यों नहीं हो जाते? ये पूरा घोटाला, इसे लेकर मचा हाय तौबा। मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई और ईडी दोनों के मामले दर्ज होना, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, शुरुआत कर लेते हैं। जो सबसे ताजा अपडेट है, 7वां समन्स अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है 26 फरवरी को। अब उन्हें पूछताछ में शामिल होना है। आम आदमी पार्टी को डर यही सता रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो जाए, क्योंकि कई अपने वक्तव्य में आम आदमी पार्टी के नेता ये बात बता चुके हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल किस तरह से फंस सकते हैं। अच्छा, क्या सच्चाई इसकी है और असल में शराब नीति घोटाला क्या था, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी टाइमलाइन समझनी होगी। ये कुछ तारीखें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं जिनका बहुत अहम रोल है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताती हूं। देखिए, सितंबर 2020 में दिल्ली की सरकार ने यह कहा कि भ्रष्टाचार से तो हम दूर रहना चाहते हैं और इसीलिए हम नई शराब नीति लेकर के आना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला हो ही नहीं पाएगा, इसकी जगह ही नहीं रहेगी। तो ये बात बताई गई दिल्ली सरकार की तरफ से 4 सितंबर 2020 को। फिर अक्टूबर 2020 को एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि यह कमेटी राय देगी नई शराब नीति के ऊपर। फिर फरवरी 2021 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक बना दिया जाता है। अब इसी तारीख को ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया ना, मनीष सिसोदिया इसमें शामिल थे, अशोक गहलोत इसमें शामिल थे, सत्येंद्र जैन इसमें शामिल थे। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे और इनकी तरफ से मार्च 2021 को शराब नीति के ऊपर राय दी गई। ये राय देने के लिए कमेटी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए गए थे। इनकी राय आती है मार्च 2021 में और फिर अप्रैल 2021 को नीति बन जाती है। अप्रूवल कैबिनेट से भी इसका मिल जाता है और इसे एलजी के सामने पेश कर दिया जाता है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल थे उस वक्त, तो उनके सामने इसे पेश कर दिया जाता है। अब इसी जगह पर कहते हैं एलजी कि कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी, 6 पॉइंटर्स उन्होंने बताया कि मेरी ये चिंताएं हैं, इन्हें दूर करो पहले, फिर आगे की बात करेंगे। तो वही जो ऑब्जर्वेशन थे उन्हें अकोमोडेट करने के लिए मई 2021 में वापस से एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में अनिल बैजल की जो बातें थी उन्हें अकोमोडेट किया गया। फिर कुछ और इसके बाद बैठकें होती हैं, इस तारीख को भी, जून 2021 को भी, नवंबर 2021 को भी यहां बैठकें हुई और इन बैठक में एक बार फिर से राय दी गई और नए तरीके से शराब नीति को लागू करने के लिए ये नवंबर 2021 में कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल जाती है। फिर सबसे अहम तारीख 17 नवंबर 2021 जब नई शराब नीति को लागू कर दिया गया। दिल्ली के अंदर यह नई शराब नीति लागू हो गई। इसके बाद 2 तारीख और है जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण 11 नवंबर 2021 जब नई शराब नीति दिल्ली के अंदर लागू कर दी गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इंटरनेशनल सुविधाओं वाले कुछ बार तैयार कर रहे हैं जिसमें जो एक्सपीरियंस रहने वाला है कस्टमर का, शराब कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उनका भी बड़ा दिलचस्प रहेगा और उसे लेकर के नई शराब नीति जो थी वो सामने आई। अब ये नीति क्या क्या थी आप वो भी समझिए, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि नीति जब सामने आई तो लगा सरकार की मंशा तो बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इससे तो प्रदेश का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा। तो नई शराब नीति जो बनी उसमें सबसे पहले यह कहा गया कि जो लीकर कंजम्पशन की उम्र लोगों की 25 साल थी, कम करके उसे 21 साल कर दिया गया। मतलब दिल्ली का अब कोई भी लड़का 21 साल की उम्र में शराब पीने के लिए योग्य हो गया। तो आप समझिए 4 साल इस उम्र का सीधे सीधे घटा दिया जाना, इसका मतलब है कि जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो जब शराब कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सरकार की जेब में पैसा आएगा। यही सरकार चाहती थी, राजस्व का आना। उसके बाद लाइसेंस की जो फीस थी वो बढ़ा दी गई। अच्छा, सरकार का ये कहना था कि पहले क्या होता था कि जो शराब बेचने वाले थे, जो विक्रेता था, वो ये कहता था कि हमने 100 बोतल नहीं बेची है, 25 ही बोतल बेची है। अब उस 25 बोतल के ऊपर ही जो टैक्स है वो सरकार को देता था। तो यहां दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पहले ही पैसा वसूल लेंगे, शराब बिकने के बाद नहीं, हम पहले पैसा वसूल लेंगे और इसीलिए हम जो लाइसेंस की फीस है वो बढ़ा रहे हैं। पहले लाइसेंस की फीस मिल जाती थी 8 से 10 लाख रुपए में, दिल्ली सरकार ने उसे बढ़ा दिया, 6.5 से 7 करोड़ का लाइसेंस कर दिया गया।
तो सीधे सीधे राजस्व आ गया सरकार के पास, शराब बिके या फिर ना बिके। अब जो बिडिंग थी वो सिस्टम लेकर के आ गया कि अगर आपको किसी एक जगह पर चाहिए दुकान, आप शराब वहां बेचना चाहते हैं तो ओपन बिडिंग है, तो इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फंड सरकार के पास आ सकेगा। जोनल का डिवीजन किया गया। यहां एक चीज से खुद को बचाकर रखा दिल्ली सरकार ने, वो ये कि शराब की दुकानें तो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहनी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी जोन में किसी जगह पर 2 से 3 शराब की दुकान है, कोई दूसरा मोहल्ला होता था जहां पर 7 से 8 शराब की दुकान होती थी, अब एक दूसरा एरिया होता था जहां 15 से 20 शराब की दुकानें होती थी। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या थी शराब की दुकानों की। सरकार ने कहा हम इसमें भी पारदर्शिता लेकर के आएंगे, हर जोन में अलग अलग 27 लीकर शॉप होगी और 32 जोन में बांटा गया दिल्ली को। तो कुल मिलाकर शराब की दुकानों की संख्या तो उतनी रही, लेकिन और ज्यादा इसमें क्लैरिफिकेशन आ गया कि जोन वाइज हमने बांट दिया, अब हर जोन में इतनी दुकानें रहने वाली हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ड्राइव थ्रू होना चाहिए, आप एसी वाली बार में आप जा सकें। बार की जो टाइमिंग थी वो बढ़ा दी गई, रात में 3 बजे तक बार अब खुले रह सकते थे। मनोरंजन के लिए उसके अंदर किसी भी तरह की सुख सुविधाएं देने की छूट भी सरकार की तरफ से कर दी गई। तो सरकार का भी फायदा, कस्टमर का भी फायदा, क्योंकि उसको सुविधाएं पहले से और ज्यादा बढ़ करके मिलेंगी। तो मतलब ये जो पूरी की पूरी शराब नीति थी बहुत सिंपल आपको लगेगी, बिजनेस फोकस्ड आपको लगेगी, और जाहिर सी बात है ये सुन करके तो कोई भी यही समझेगा कि सरकार ये चाहती है, क्योंकि देखिए डीजल, पेट्रोल और शराब यही वो चीजें हैं जिससे मिलने वाला राजस्व सीधे सीधे जो राज्य सरकार होता है उसकी जेब में जाता है, क्योंकि यहां जीएसटी नहीं लागू होता है, यहां वैट लागू होता है। तो सरकार राजस्व ज्यादा कमाना चाहती है और बताया यही जा रहा था 1500 से 2000 करोड़ अतिरिक्त आय की प्राप्ति इससे दिल्ली सरकार को होने वाली है। यही कहकर के इस स्कीम को बेचा भी गया था। फिर एक वो समय भी आया था जब दिल्ली में एक पर एक दारू की बोतल मुफ्त मिलनी शुरू हो गई थी, महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर उतर गई थी, जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया था। महिलाओं को यह कहना था कि ऐसी नीतियों से या मुफ्त शराब से, एक पर एक मुफ्त शराब से, ये दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था, ऐसे ही दूसरे अपराध की संख्या बढ़ेगी। तो बहुत हाय तौबा जनता के बीच भी इसे लेकर के मची थी। हालांकि वो बाद में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं दरअसल। अब जो अगली तारीख है उसके ऊपर भी आप नजर डालिए, जो बाकी की 2 तारीख बची रह गई थी जिसके लिए मैंने कहा था कि आगे मैं बताऊंगी। इसके बाद 8 जुलाई 2022, इसके ठीक 8 महीने बाद, नवंबर 2021 से जुलाई 2022, ठीक 8 महीने के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट बना दी। एक रिपोर्ट बनाकर उन्होंने पेश किया जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि दिल्ली की जो सरकार नीति है उसमें कई तरह की खामी है, इंडिविजुअल्स को फायदा इसमें पहुंचाया जा रहा है और सीधे सीधे करप्शन के आरोप यहां पर लगा दिए गए, लाइसेंस होल्डर को बेनिफिट दिया जा रहा है, यह बात भी इसमें कही गई। और फिर उनकी तरफ से यह रिपोर्ट पेश करना और उसके 2 हफ्ते के बाद, ठीक 2 हफ्ते के बाद यानी 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से सीबीआई जांच की बात कह दी गई। और जैसे ही सीबीआई जांच की बात इस तारीख को कही गई, उसके 6 दिन के भीतर भीतर मनीष सिसोदिया ने लिकर पॉलिसी वापस ले ली। नई लिकर पॉलिसी 6 दिन के भीतर भीतर जो इतने लाभ लश्कर के साथ आई थी उसे मनीष सिसोदिया ने वापस ले लिया। सवाल उठने तभी खड़े हो गए थे कि जब आप इतने पाक साफ थे तो फिर इस लिकर पॉलिसी को वापस आखिर क्यों लिया गया। अच्छा, बड़ी बात कि वापस ही ले लिया तो कोई आरोपी थोड़ी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल तो शुरू से कह रहे थे ना, आपके आसपास कोई भी अगर भ्रष्टाचार करे उसका वीडियो बना लो और वीडियो बना करके मुझे भेजो, कोई रिश्वत मांगे तो रिश्वत उसे दे दो और पैसा हमें भेजो, यही कहा गया था शुरू से अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन मनीष सिसोदिया उनके बगल में रह करके क्या कर रहे थे ये क्या उन्हें नहीं मालूम था? संजय सिंह कैसे फंसे, मनीष सिसोदिया कैसे फंसे, वो दोनों बात आपको बताती हूं। तय आप खुद कीजिएगा कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। संजय सिंह तो बहुत वक्त लगा नहीं उनके बारे में, क्योंकि एक अभियुक्त था इस पूरे मामले में, दिनेश अरोड़ा उसका नाम था। दिनेश अरोड़ा जिसके दिल्ली में कई बार हैं, ग्रीन पार्क इलाके में, हौज खास इलाके में उनके बड़े बड़े बार हैं
और उनकी तरफ से वो अभियुक्त थे, लेकिन सरकारी गवाह बन गए वो बाद में। उन्होंने बताया कि संजय सिंह से एक पार्टी पे वो मिले, पार्टी में मिलने के बाद मनीष सिसोदिया से परिचय करवाया गया उनका, तो मनीष सिसोदिया से भी उनकी मुलाकात हुई। फिर संजय सिंह के ऊपर जिम्मेदारी दी गई पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने की, तो फिर दिनेश अरोड़ा को यह कहा गया कि आप पैसे दीजिए। दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया को तकरीबन 82 लाख रुपए दिए। कमीशन नहीं है ये, सीधे सीधे रिश्वत है ये। अब ये कहना है अरोड़ा साहब का, दिनेश अरोड़ा का, कि ये जो पैसे मेरी तरफ से दिए गए इनका इस्तेमाल किया गया चुनावों में। अब बड़ी बात यह है कि आरोप यह लग रहा है कि गोवा चुनाव में भी इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ ये नहीं, अभी आगे कलई खुलेगी, गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया, पंजाब चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया। और अगर पॉलिसी वापस नहीं होती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पैसे का इस्तेमाल शायद अभी लोकसभा चुनाव ये जो आ रहा है उसमें भी शायद किया जाता, लेकिन उसके पहले ही अड़ंगा लग गया। तो इस संजय सिंह की बात तो आप समझ गए कि एक अभियुक्त जो कि सरकारी गवाह बन जाए, वो खुद जब सारी पोल पट्टी खोले कि कहां पर मुलाकात हुई, कितने पैसे दिए, उसका सबूत पेश करना। भाई कोई चेक काट करके देगा या पैसे देगा तो वो भी इतना तो नासमझ नहीं है कि सबूत नहीं रखेगा अपने पास। तो सीधे सीधे यहां पर संजय सिंह फंस गए। अब आती है मनीष सिसोदिया की बारी। मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का केस भी चल रहा है, ईडी का केस भी चल रहा है, गिरफ्तारी भी दोनों की तरफ से की गई है। और दरअसल मनीष सिसोदिया क्योंकि खुद ही वो आबकारी विभाग के मंत्री थे, ये पूरी जो शराब नीति थी ना, मंत्रालय तो उन्हीं के पास था, मनीष सिसोदिया के पास। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधी कानून का आरोप उनके ऊपर लगाया है और ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उनके ऊपर लगाया है। तो दोनों ही आरोप अभी झेलते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर क्या क्या है? अच्छा, कोविड के ठीक बाद का ये समय था, तारीख देखकर आप समझ ही गए होंगे, नवंबर 2021, ये कोविड का ही वक्त चल रहा था। कोविड में आपको याद होगा दीन दुनिया सब तो बंद हो चुकी थी, लॉकडाउन चारों तरफ था, शराब की दुकानें तो खुली हुई थी, उनका बिकना तभी जारी था। तो बहुत से ऐसे वेंडर थे जो मनीष सिसोदिया के पास पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बहुत घाटा हो रहा है, थोड़ी रियायत दे दो। मनीष सिसोदिया ने वो रियायत दे दी, करोड़ों की रियायत दे दी, छोटी मोटी रकम नहीं, 144 करोड़ की रियायत मनीष सिसोदिया की तरफ से सीधे सीधे दी गई बिना किसी को बताए। चौंकाने वाली बात सबसे ज्यादा यही है, 144 करोड़ की मदद, रियायत, वेव ऑफ, और ये तब तक नहीं हो सकता जो शराब नीति में बात थी कि ऐसी किसी भी तरह की छूट के पहले आपको कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी, एलजी की मंजूरी लेनी होगी। दोनों में से किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सबसे पहली बात, कुछ इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाया गया, इसमें लाइसेंस देने की भी बात है अपने जाने समझे करीबियों को, और कुछ दूसरी तरह की रियायत की बात है। जो फंड मिला इससे, आपने जो रियायत दी उसके बदले में कुछ लिया, और फिर वो जो फंड मिला उससे गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, विधानसभा चुनाव जो वहां पर था। फिर लॉकडाउन के समय जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेट वेंडर 144 करोड़ का वेव ऑफ बिना किसी को बताए, जो लाइसेंस रिन्यूअल था उसके एवज में यह था वेव ऑफ, वो मनीष सिसोदिया ने कर दिया। बाद में एलजी ने कहा मुझे नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में। इंपोर्ट फीस को भी वेव ऑफ किया गया। इंपोर्ट फीस ये होती है कि कोई विदेशी बियर अगर आती है, बोतल वहां से अगर कोई आती है शराब की, तो 50 रुपया उस पर चार्ज लगता है। इस 50 रुपए को पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से, यह अगला चार्ज उनके ऊपर लगा है। उसके बाद नियम के मुताबिक बदलाव अगर आप करेंगे, पहले कैबिनेट को बताना होगा, एलजी को बताना होगा, कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसके अलावा कमीशन लेने का आरोप लगा मनीष सिसोदिया के ऊपर। कमीशन लिया, उन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया गया, पंजाब चुनाव में किया गया। तो ये मनीष सिसोदिया के ऊपर पूरे आरोप लगे। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को झूठा फंसाया गया है, संजय सिंह को झूठा फंसाया गया है। अगर नियम ये कहता है कि वेव ऑफ आप बिना किसी की मंजूरी के नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो कैसे किया गया? यही सबसे बड़ा सवाल, और शायद इसी का जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पा रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी इस पूरे मामले में नहीं ली गई। तो ये बड़े आरोप, बड़े चार्ज, एक तरफ भ्रष्टाचार का और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का। तो अब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं मनीष सिसोदिया। अब आती है बारी अरविंद केजरीवाल की कि बार बार उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या उनसे जो पूछताछ करना चाह रही है ईडी, उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। अब आप ये तय खुद कीजिए कि इतना करीबी, भाई उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखते हैं, अपने करीबियों से सारे काम कराते हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह के करप्शन का कोई चार्ज लगने ना पाए। लेकिन सवाल कई यहां पर
अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी खड़े होते हैं। और सबसे आम सवाल जो एक बहुत मूढ़ शख्स भी उनसे पूछ सकता है, अज्ञानी जनता भी शायद उनसे पूछ सकती है कि भाई मनीष सिसोदिया आपकी नाक के नीचे क्या कर रहे थे, वो क्या आपको नहीं पता था? और अगर पार्टी फंड में कोई पैसा गया है, उसका इस्तेमाल कहीं चुनावों में किया गया है, तो वो पैसा कहां से आया? अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अरविंद केजरीवाल पर भी आगे लगना है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जब पेशी होनी है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है।